नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे मानसून 2023 की। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस साल देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य बारिश होने की उम्मीद है। दूसरी ओर जो निजी मौसम पूर्वानुमान लगाने वाली एक संस्था है, एक एजेंसी है, उसने कहा है कि मानसून की जो बारिश है वो सामान्य से कम रह सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने इस साल अल नीनो की स्थिति उत्पन्न होने की भी आशंका जताई है। क्या अल नीनो वर्ष हर साल खराब होता है जिस साल इसका असर होता है, इसको भी समझना जरूरी है। वर्षा आधारित कृषि भारतीय कृषि परिदृश्य का एक अहम कारक है, इसलिए मौसम की भविष्यवाणी के क्या मायने हैं, क्या संकेत हैं, इसे जानना और समझना बेहद जरूरी है। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो डीजी हैं मौसम विभाग के। आपका स्वागत है मृत्युंजय जी। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर उषा मीना जी से, जो प्रोफेसर हैं पर्यावरण विज्ञान स्कूल जेएनयू से। उषा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं स्टूडियो में IARI के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JP डवास जी। JP डवास जी, आपका भी स्वागत है। और हम बात कराएंगे जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, उसका क्या असर हो रहा है, उसके विशेषज्ञ टेरी से हैं संतोष कुमार मुरीकी जी, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका स्वागत है संतोष जी। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा जो IMD के DG हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी से। उनसे समझना चाहूँगा कि मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है उसके क्या मायने हैं। महापात्रा जी, किस तरह का मौसम मानसून रहने वाला है इस बार? क्या सामान्य बारिश होगी, सामान्य से कम होगी? आज जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग से जारी हुए हैं, ये पहला चरण पूर्वानुमान है इस साल 2023 का मानसून के। इसके हिसाब से जो जून से सितंबर के बीच में बारिश होता है भारतवर्ष में, वो स्वाभाविक रहने का यानी नॉर्मल रहने का पूर्वानुमान किया गया है। अगर आप इसका क्वांटिटेटिव रूप में देखना चाहें तो स्वाभाविक रूप से लगभग 87 सेंटीमीटर बारिश होता है पूरी कंट्री एज ए होल के। जी और इस बार 96% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज विथ मॉडल एरर ऑफ ±5% होने का पूर्वानुमान किया गया है। यानी 87 सेंटीमीटर की 96%, जो कि लगभग 83.5 सेंटीमीटर है, ऐसे बारिश होने का पूर्वानुमान किया गया है। और अब पूरी कंट्री के अलावा कंट्री का डिफरेंट हिस्से में कैसे जी बारिश रहेगा इसका भी पूर्वानुमान किया गया है। इसके हिसाब से साउथ इंडिया, ईस्ट सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नॉर्मल से एबव नॉर्मल रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया गया है, जबकि वेस्ट सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो जी से बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का उम्मीद किया जा रहा है। जी लेकिन कुछ लोग ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं, या एक प्राइवेट एजेंसी ने इस प्रकार की आशंका व्यक्त की है कि सामान्य से कम बारिश हो सकती है। इसके क्या संकेत हैं, क्या मायने, क्या आधार हो सकता है इसका? क्या इसकी कोई संभावना है? देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग जो पूर्वानुमान जारी करता है, इसमें दो तरीके का मॉडलिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। एक है स्टैटिस्टिकल एनसेम्बल फोरकास्टिंग सिस्टम, जिसमें जो पॉजिटिव फैक्टर्स होता है, जैसे एल नीनो हो, कि इंडियन ओशन डाइपोल हो, कि नॉर्दर्न हेमिस्फेरिक टेम्परेचर हो, कि स्नो कवर हो, ये सभी को लेकर 6 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को बेस करके एनसेम्बल फोरकास्ट सिस्टम डेवलप हुआ है। इसको बेस करके हम फोरकास्ट देते हैं। और इस फोरकास्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो है फोरकास्ट का, वो है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी 35% अगेंस्ट द क्लाइमेटोलॉजिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ 33%। यानी क्लाइमेटोलॉजिकल देखेंगे तो 33% ईयर्स में नॉर्मल रेनफॉल होता है, और इस बार जो हमारा स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसमें पता चलता है कि 35% प्रोबेबिलिटी है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा हम डायनेमिकल फोरकास्टिंग सिस्टम जो 2012 से एक्सपेरिमेंटली रन कर रहे थे, हम 2017 से इसको ऑपरेशनल रन कर रहे हैं। जी इसको लेकर हम एक डायनेमिकल फ्रेमवर्क डेवलप किए हैं, और इसमें सभी बेस्ट क्लाइमेट मॉडल जो
वर्ल्ड में अवेलेबल है, इसको लेकर मल्टी मॉडल एनसेम्बल सिस्टम हम डेवलप किए हैं और इसका परफॉर्मेंस लास्ट 3 इयर्स में देखें तो बेहतर रहा है। और दोनों मॉडल का गाइडेंस यही है कि इस बार रेनफॉल 96% होगा लॉन्ग पीरियड एवरेज का। बहुत अच्छा कंसेंसस है एमंग द मॉडल गाइडेंस। तो जी इसलिए हम कॉन्फिडेंट है, जो हमारा फोरकास्ट अभी इशू हुआ है कि नॉर्मल रहेगा और बारिश 96% रहेगा, यानी नेगेटिव साइड में थोड़ी सी रहेगा, जैसे कि हम बोल रहा था कि 83.5 सेंटीमीटर अगेंस्ट नॉर्मल ऑफ 87 सेंटीमीटर। जी मगर ये जो रेनफॉल इस बार कम होने का जो सब मुद्दा उठ रहा है, इसमें पहला मुद्दा यही है कि एल नीनो। ये लोग बोल रहे हैं कि एल नीनो डेवलप हो रहा है और एल नीनो के साथ बारिश कम होता है। मैं आपके जरिए यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी न्यूट्रल कंडीशंस जारी है और पूर्वानुमान यही है कि एल नीनो कंडीशन डेवलप कर सकता है मानसून सीजन में लगभग जुलाई महीना में। और जो हमारा विश्लेषण है, इसमें दिखाया गया है कि पास्ट डाटा को लेकर एल नीनो का स्ट्रांग रिलेशनशिप सेकेंड हाफ ऑफ मानसून सीजन में जो बारिश होता है, जैसे अगस्त सितंबर में जो बारिश होता है, इसके साथ स्ट्रांग रिलेशन होता है। सो एल नीनो डेवलप करेगा तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट अगस्त सितंबर में ही ज्यादा होगा, क्योंकि जुलाई महीने में डेवलप कर सकता है। दूसरा बात यह है कि आप 1951 से लेकर 2022 तक सभी सालों का आंकड़ा देखें तो आपको 15 ईयर्स ऐसे मिलता है जब एल नीनो डेवलप हुआ है। और ये 15 ईयर्स से 6 साल ऐसे रहा जब नॉर्मल रेनफॉल नहीं तो एबव नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया। जी मेरा मतलब है कि ऐसा कोई रिलेशन नहीं है 1 to 1 कि एल नीनो होगा तो बारिश कम होगा। ऐसे 60% केसेस में होता है, मगर रिमेनिंग 40% केसेस में नॉर्मल भी एबव नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। जी तीसरा बात यह है कि जो एल नीनो का पूर्वानुमान है वो मॉडरेट एल नीनो का पूर्वानुमान है, स्ट्रॉन्ग एल नीनो का होना चांस कम है। जी और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंडियन ओशन में, इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में भी हमारा एक लार्ज स्केल पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं इंडियन ओशन डाइपोल। इसका मतलब होता है कि वेस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन का टेम्परेचर ज्यादा होता है और ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन का टेम्परेचर कम होता है। यानी सोमालिया कोस्ट के पास समुद्र उत्तप्त होता है, मैंने हॉट होता है, और इंडोनेशिया के पास रिलेटिवली कूलिंग होता है। ये जो कंडीशन है इसको हम पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं, और ऑपोजिट होने से नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल डेवलप होता है तब ये गर्मी होने के कारण वेस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड सोमाली के आसपास जो विंड फ्लो होता है सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अक्रॉस अरेबियन सी, वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है, मानसून स्ट्रांग हो जाता है। सो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल फेवर्स इंडियन मानसून, बारिश जी अच्छा कराने से ये हेल्पफुल होता है। और इस बार जो पूर्वानुमान है अभी न्यूट्रल इंडियन ओशन डाइपोल कंडीशंस चल रहा है। पूर्वानुमान यही है कि मानसून सीजन के जरिए ये भी पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होगा, जो कि फेवरेबल होगा। जी बिल्कुल और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, वो है स्नो कवर। आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितना स्नो कवर होता है विंटर और स्प्रिंग सीजन में, यानी दिसंबर से मार्च तक, ये ज्यादा स्नो कवर होता है तो लैंड सरफेस कूलिंग हो जाता है और इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस सी और लैंड के बीच कम हो जाता है, तो मानसून वीकर हो जाता है। यानी स्नो कवर के साथ एक इनवर्स रिलेशनशिप है इंडियन मानसून का। जितना स्नो कवर कम होगा इंडियन मानसून के लिए इतना अच्छा है। और जी इस बार दिसंबर से मार्च के बीच आप स्नो कवर देखेंगे ये नॉर्मल से कम है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा मानसून के ऊपर। ये जी सभी जो इम्पोर्टेंट लार्ज स्केल फीचर्स में बताया, इसके साथ साथ दूसरे सभी फीचर को लेकर जो डायनामिक फोरकास्ट सिस्टम है इसको रन किया जाता है। और इसीलिए ऐसे कोई ऐसे वरी नहीं है, फार्मर्स के लिए भी ऐसे कोई वरी नहीं है कि महापात्रा नॉर्मल जी मानसून हम महापात्रा एक्सपेक्ट जी कर सके महापात्रा जी 96% ऑफ द एवरेज। जी महापात्रा जी, जाहिर सी बात है जो कृषि है उस पर बारिश जो है उससे बहुत कुछ निर्भर करता है कृषि क्षेत्र के लिए। इसके क्या मायने हैं, क्या असर पड़ेंगे मानसून के, इसको भी मैं समझने की आपसे कोशिश करूंगा। लेकिन उषा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो मानसून को लेकर भविष्यवाणी सामने उभर के आई है, आप इसको कैसे देखती हैं? और अगर हम ये कहें कि जिस तरह से अभी महापात्रा जी ने बताया कि किस तरह मौसम बदला है, पिछले साल का जो असर इस साल देखने को मिलेगा या जो देखने को मिला है फरवरी और मार्च में, इसको आप कैसे देखती हैं?
जो ये कॉन्फ्लिक्ट है कि अभी स्काईमेट ने ये अनाउंस किया कि जून से सितंबर में लेके जो मानसून होगा वो बिलो नॉर्मल होगा। मींस उसकी जो रेंज है वो 94% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज, जहाँ की 50 साल का लॉन्ग पीरियड एवरेज है, उससे बिलो नॉर्मल है। लेकिन महापात्रा सर ने, यानी कि आईएमडी ने जो अपनी लेटेस्ट फोरकास्ट दी है, पूर्वानुमान बताया है, उन्होंने एकदम क्लियरली बताया है कि उन्होंने डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर किया है, जिसमें इंडियन ओशन डाइपोल, स्नो कवर, जो कि लोकल फैक्टर्स, और ग्लोबल जो ट्रेड विंड पैटर्न जैसे कि एल नीनो और ला नीनो, इन सारे फैक्टर्स को इन्होंने अकाउंट करके अपने मॉडलिंग के थ्रू उन्होंने बताया कि अभी हम लोग एल नीनो स्टेज पे नहीं पहुंचे, हम लोग न्यूट्रल स्टेज पे हैं। तो इसलिए जो इंडिया का हमारा मानसून रहेगा वो इट विल बी नॉर्मल, और 96% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज रहेगा, और इनकी एरर मार्जिन ±5% है। और मैं कहूंगी कि जो हमारी आईएमडी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फोरकास्टिंग के हम लोग कहें कि इन लोगों की फोरकास्टिंग कितनी एक्यूरेट होती है, तो ये आजकल हम सभी ने ऑब्जर्व किया है कि हर कोई कुछ भी करने से पहले हम लोग आईएमडी का फोरकास्ट देखकर ही कुछ काम करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि लास्ट ईयर भी जो आईएमडी ने लॉन्ग रेंज फोरकास्ट किया था सीजनल रेनफॉल का, वो 98% एक्यूरेट था। जी। जबकि उन्होंने 98% सीजनल रेनफॉल बताया था, लेकिन मानसून एंडेड अप हुआ 99%, मतलब ±1%, जबकि ये ±5% लेके चलते हैं। तो मेरे हिसाब से हमें अपने देश की संस्थान में विश्वास रखना चाहिए, और उनकी काबिलियत पे विश्वास रख के हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। इट इज ट्रू कि हमें लास्ट 4 साल से लानीना इफेक्ट के कारण इनफ रेनफॉल मिल रहा था। एल नीनो की भविष्यवाणी हुई है, लेकिन अभी हम पूरी तरह से एल नीनो स्टेज पे जो क्लाइमेट पैटर्न्स हैं वो स्टैब्लिश नहीं हुए हैं, वो न्यूट्रल हैं। इनकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए लोकल पैटर्न्स, जिस जो सर ने अभी बताया, इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट और स्नो कवर जो है वो भी अपना एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। तो हमें, एंड वी शुड बिलीव कि हमारे यहाँ पे एल नीनो का उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणियां आमतौर पे अब ठीक निकलती हैं, उस पर भरोसा करना चाहिए। सरकारी डिपार्टमेंट है, इसलिए भी भरोसा करना चाहिए कि जो कहेगा सही कहेगा। लेकिन मौसम की अपनी एक चाल होती है, मौसम का अपना एक रुख होता है। डबाज साहब, अगर खेती की मैं बात करूं, क्योंकि बात हम मानसून की कर रहे हैं, और जब मानसून की बात करते हैं तो सबसे पहले खेती और किसान का सवाल आता है। जो अभी बताया महापात्रा जी ने कि समान मानसून रह सकता है इस बार, खेती के लिहाज से आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक कहा कि आपने इस बार सामान्य मानसून रहने की संभावना है, तो इससे हम खेती के हिसाब से इसको बहुत अच्छा देख रहे हैं कि हमारा जो खरीफ का उत्पादन है वो बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि हमारे पास अच्छी तकनीकी है, और तकनीकी के साथ साथ में हम कम पानी से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और आजकल किसानों को हम वही बात कर रहे हैं जिससे कम पानी में हम ज़्यादा पैदावार कैसे लें। जैसे अगर धान की हम बात करें तो हमारी अधिकतर वैरायटी शॉर्ट ड्यूरेशन है, और जितना ड्यूरेशन कम होगा उतना कम पानी लेंगी। इसी तरह से हम धान में कुछ ऐसी तकनीक की बात करते हैं जिसमें 30% तक पानी की बचत होती है, यानी कि अगर 30% पानी कम हो तो भी हमारी अच्छी पैदावार हो सकती है। जैसे उसमें डायरेक्ट सीडेड राइस है, ये SRI टेक्निक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपनाने से किसान 30% तक पानी बचा सकता है, तो हम कम पानी में भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और दूसरी एक खास बात यह है कि इस बार हम जो सिरियन के नाम से इस वर्ष को मना रहे हैं, और सिरियन की जितनी भी फसलें हैं वो अधिकतर खरीफ मौसम की हैं, और खरीफ मौसम की ये फसलें ऐसी हैं जो कम पानी में होती हैं और कम संसाधन में भी इनकी पैदावार मिल सकती है, और इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इनका अच्छा मूल्य मिल सकता है। तो हमारे हिसाब से मौसम की जो भी भविष्यवाणी हुई है उससे हमारा खरीफ का उत्पादन बढ़ने की संभावना है। कोई भी संभावना ऐसी नहीं लगती कि हमारा उत्पादन घटे, क्योंकि मेन है जो फसलों का उत्पादन होता है वो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, अगर 5% कम भी है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो हम पैदावार ज़्यादा ले सकते हैं, और मानसून ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा होता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है तो उससे कई बार फायदे के बजाय नुकसान होने की संभावना रहती है। तो हमें इस बात का देखना बहुत ज़रूरी है कि हम पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, और उसके साथ साथ में अपने किसानों को पहले से तैयार करें कि कौन सी किस्में लगाएं जो कम दिनों में ज़्यादा पैदावार दे सकती हैं, कौन सी टेक्निक अपनाएं जिसमें कम पानी से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, और किस तरह से जो भी बरसात होती है उस जल को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, या फसल में खेत में हम क्या क्या तैयारी पहले करनी है जिससे कि बरसात का पानी कम से कम खेत से बाहर जाए और अधिकतर पानी हमारी ज़मीन के अंदर जाए या हमारे फसलों के काम आए, और रन ऑफ कम होगा तो हमारी जो उपजाऊ मिट्टी है वो भी कम जा पाएगी। तो ये जो मौसम की भविष्यवाणी है,
ये आज के दिन कृषि के हिसाब से बहुत अच्छी लग रही है और मुझे लगता है कि हमारा उत्पादन बढ़ेगा और किसान को इसका लाभ मिल सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्योंकि फसलों के भाव अच्छे चल रहे हैं तो देश को वो भी लाभ मिल सकता है। तो केवल हम अपने किसान को तैयार करने की आवश्यकता है। साथ साथ में मेरी सभी कृषि से जुड़े जितने भी संस्था उनसे निवेदन है कि हम किसान को इस बात से अवगत करा के रखें कि कौन सी नई किस्में हैं, उनके बीज कहाँ उपलब्ध हैं और किस प्रकार से हमें पैकेज एंड प्रैक्टिस करनी है जिससे कम पानी में भी हम अधिक उत्पादन ले सकें और हमारे किसान को लाभ हो सके और किसान की उत्पादन लागत कम हो। जी बिल्कुल संतोष जी, ये मेरा सवाल जो है वो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की खबरें सामने आती हैं उसका असर कहीं ना कहीं मौसम पर, मानसून पर देखने को भी मिलता है। अगर मैं अपने देश की बात करूं तो 2019 से लगातार 4 वर्षों में मानसून के मौसम के दौरान सामान्य और सामान्य से अधिक बारिश देखने को मिली है। क्या ये इम्पैक्ट जलवायु परिवर्तन का है? क्या असर हो रहा है? जी, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तो नहीं बोल सकते। क्लाइमेट चेंज तो लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, बट क्लाइमेट चेंज से अब क्लाइमेट चेंज और भारत का रेनफॉल कंपेयर करें तो लॉन्ग टर्म से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। जो रेनफॉल का ट्रेंड देखे तो आपको ज़्यादा ट्रेंड तो नहीं देख सकते, बट आपका विद इन द मानसून सीज़न रहते हैं ना, जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पे जो सर भी बोला है, दो डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो रहे हैं। मतलब जब को आपको जो रेनफॉल मिलना है वो इतना ही मिल रहा है, इससे ज़्यादा कम तो नहीं मिलना है, बट ओवरऑल एवरेज तो सेम हो रहे हैं। बट विद इन द जो मानसून सीज़न हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। जो आपका सूखा का दिन बढ़ रहे हैं, जो बारिश होने वाला है, जो ज़्यादा बारिश हो रहे जो 40 घंटे में होने वाले ज़्यादा बारिश हो रहे हैं, और जो आपका स्पेल्स बोलते हैं एक्टिव एंड ब्रेक स्पेल्स, उसका पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं। बट ओवरऑल रेनफॉल तो इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। बट जो टेम्परेचर का है, दो डायरेक्ट रिलेशन है। जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज वजह से टेम्परेचर तो बढ़ रही है, द नाइट टाइम टेम्परेचर बढ़ रही है, दो मीन डे टाइम टेम्परेचर बढ़ रही है। इसका तो रिलेशन तो स्ट्रांगली एस्टेब्लिश है। बट तो रेनफॉल का जो रिलेशन है अभी तक तो इतना स्ट्रांगली इस्टेब्लिश नहीं हुआ। जो अभी भी रिसर्च चल रही है, बट ए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज वजह से रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो रहे, बट तो मीन रेनफॉल पैटर्न का ट्रेंड तो इतना चेंज नहीं हुआ। जो एक्सट्रीम रेनफॉल होने वाला है वो ज़्यादा हो रहे हैं, वो सूखा का दिन में बढ़ रहे हैं और इसका पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं। मतलब जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन सर बोला कि वो तो पहले से ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। जी महापात्रा जी, जो जलवायु परिवर्तन की बात की जाती है कि उसका असर कहीं ना कहीं मानसून पर पड़ रहा है, मौसम चक्र पर पड़ रहा है, आप कैसे इस पहलू को देखते हैं? क्या परिवर्तन आप नोट कर रहे हैं? क्या परिवर्तन आपके सामने उभर के आ रहे हैं मानसून के लिहाज से, मौसम के लिहाज से? अगर पिछले कुछ वर्षों की मैं बात करूं। जी, जैसे संतोष जी ने बोल रहे थे, पूरा कंट्री का रेनफॉल आप देखें जी, तो ओवर द इयर्स ज़्यादा कुछ चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। कंट्री एज ए होल रेनफॉल लगभग सेम है, मगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल आप देखें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। सो वेस्टर्न पार्ट में जैसे वेस्ट राजस्थान हो गया कि सौराष्ट्र कच्छ हो गया, ये सभी एरिया में जहाँ यूजुअली बारिश ज़्यादा नहीं होता है वहाँ रेनफॉल बढ़ रहा है। जी, और जो रेनिएस्ट प्लेस जैसे है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कि इसका जो आसपास एरिया है, सब वेस्ट बंगाल हो गया कि बिहार, झारखंड, ये सभी एरिया में एक नेगेटिव ट्रेंड है, माने रेनफॉल डिक्रीज हो रहा है। सो ये एक बाइपोलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है, स्पेशली कि वेस्टर्न पार्ट में रेनफॉल जहाँ कम होता है वहाँ इंक्रीज हो रहा है और ईस्टर्न पार्ट में जहाँ बारिश ज़्यादा होता है वहाँ डिक्रीज हो रहा है। इसके अलावा जैसे संतोष जी ने बोल रहे थे कि जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है ड्यूरिंग द सीजन, इसमें थोड़ा चेंजेस हुआ है। चेंजेस ये हुआ है कि वो सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरा ट्रॉपिकल कंट्री जितना है वहाँ ये चेंज देखने को मिला है कि जो हेवी रेनफॉल डेज है उनका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। यार सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया आप बात करेंगे, बहुत सारे जगह में हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ हेवी रेनफॉल इवेंट्स और नंबर ऑफ हेवी रेनफॉल डेज इंक्रीज हो रहा है, जबकि लाइट रेनफॉल या मॉडरेट रेनफॉल डेज डिक्रीज हो रहा है। यानी वही बारिश हो रहा है मगर ये शॉर्टर पीरियड के अंदर तेजी से बारिश हो रहा है। इसका प्रभाव यही होता है कि जब बारिश नहीं हो रहा है तो आपका ड्राई स्पेल लॉन्गर हो रहा है, और जब बारिश होता है वेट स्पेल बहुत कम टाइम के अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लड का पोटेंशियल बढ़ जाता है। और ये दिखाया गया है, आप डाटा लेंगे 1970 से अभी तक डाटा, इससे पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड से बढ़ रहा है
और फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राउट्स भी बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ जब कोई तेजी बारिश होता है, हिल एरिया में होता है, तो फिर क्लाउड बर्स्ट का पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये स्टडी में दिखाया गया कि जो मिनी क्लाउड बर्स्ट है, जैसे 5 सेंटीमीटर पर आवर जैसे कुछ जो क्लाउड बर्स्ट वगैरह होता है, इसका फ्रीक्वेंसी रिसेंट पीरियड में बढ़ा है। जी। और फिर जो अर्बन एरिया है, जहाँ कंक्रीट स्ट्रक्चर ज़्यादा है, ओपन स्पेस कम है, जब हेवी रेनफॉल होता है, इसका रन ऑफ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये पर्कुलेट नहीं कर पाते पूरा कंक्रीट स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इसलिए जो लो लाइंग एरिया होता है सिटी में, उसमें इनंडेशन होने का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है। सिमिलरली आप कोई फ्लैश फ्लड की बात करें, माने सिर्फ शटर पीरियड में ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो फ्लैश फ्लड की आशंका बढ़ जाता है। और जब ऐसे तेज बारिश होता है, सॉइल इरोशन भी होता है। ऊपर का जो सॉइल है, जो कि फर्टाइल है, वो सब पानी के साथ हो जाता है। और इसके दौरान भी जो पर्कुलेशन हो रहा है, वो भी डिक्रीज हो रहा है। सो रिचार्ज जो होता है मानसून सीजन में, जो रिचार्ज होता है वाटर, सो रेट ऑफ रिचार्ज कम हो रहा है। एट द सेम टाइम ऑल्सो हम लोग ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं। सो इसकी वजह से इसका बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। और एक ही सिर्फ गुड न्यूज है कि टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल पर कंट्री डिक्रीज नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। उषा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर मानसून की हम बात करें तो मानसून का चक्र जो है वो क्या कुछ आगे बढ़ा है? मतलब जैसे आमतौर पे माना जाता था कि 15 जून से लेके 15 सितंबर तक देश में मानसून का, खासतौर से उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं, ये समय माना जाता था, ये अवधि मानी जाती थी। लेकिन देखने में आ रहा है कि जुलाई के अंत में जाके मानसून की आमतौर पे बारिश देखने को मिलती है और वो मध्य अक्टूबर तक आगे बढ़ती है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है। आप कैसे देखती हैं इस बदलाव को? क्या ये बदलाव सामान्य है या असामान्य है? देखिए, अगर हम इसको क्लाइमेट चेंज स्टडीज, जो क्लाइमेट चेंज साइंस कहता है, वो तो ये लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न्स को जब एनालाइज करते हैं तो उनका मानना है कि यहाँ पे कुछ डेज का हमारा शिफ्ट हुआ है मानसून पीरियड, और इसी शिफ्ट के कारण, लेकिन हमारी ड्यूरेशन ऑफ जो मानसून पीरियड है उस पर कोई अंतर नहीं पड़ा है। थोड़ा 5 to 10 डेज का शिफ्ट उन्होंने बोला है, लेकिन ड्यूरेशन पे नहीं। अगेन सिर्फ जो फर्क पड़ा है हमारा प्रेसिपिटेशन के, वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के ऊपर, जो पहले प्रीवियस स्पीकर्स ने कहा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अब जो हम मानसून पीरियड में पहले जब देखते थे कि सिर्फ हम रेनफॉल जो प्रेसिपिटेशन ऑब्जर्व करते थे, उसकी जो इंटेंसिटी होती थी वो ओवरऑल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती थी थ्रू आउट द इंडिया। लेकिन अभी जो है कि कहीं पे तो वो एकदम ड्राई स्पेल्स हैं, कहीं पे बहुत वेट स्पेल्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है। लेकिन इन सब में क्लाइमेट चेंज कोई हम नहीं कहेंगे कि वो एक फैक्टर है। कई बार लोकल फैक्टर्स भी इसमें बहुत रोल प्ले करते हैं कि हमारे लोकल लोकल फैक्टर्स जो होते हैं, लोकली माइक्रो क्लाइमेट या मैक्रो क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो आप ही हम क्या ये प्रेडिक्शंस आया है कि हमारा एल नीनो के कारण हमारा मानसून वीक हो जाएगा, और ये ऑलरेडी स्टैब्लिश है कि जो ला नीना होता है वो हमारे मानसून को स्ट्रेंथन करता है और एल नीनो हमारे मानसून को वीकन करता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक दो बातें और यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी कि जब हम जो क्लाइमेट चेंज में कह रहे हैं कि जो एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, हम लोगों ने सबने बताया कि अभी आईपीसीसी ने जो हमें लिमिट दी थी, कहा था कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको लिमिट करना है। तो अभी हमारा ला नीना इवेंट के कारण क्या हुआ कि जो ओशियन हमारा है, समुद्र जो होता है, वो हीट को कैप्चर करके रखता है, तो वो हीट रिलीज नहीं हो पाया, क्योंकि थ्रू आवर लास्ट 4 years तक हम ला नीना इवेंट को देख रहे थे। लेकिन एल नीनो के कारण क्या होगा कि जो ओशियन के अंदर जो हीट स्टोरेज है, नाउ ओशियन बिकम द सोर्स ऑफ दैट हीट रिलीज, और उसके कारण हमने जो लिमिट रखी थी कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को कर्टेल कर देंगे, वो कर्टेलमेंट हम शायद नहीं अचीव कर पाएंगे अगर एल नीनो होता है। हमारे जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ है वो इंक्रीज, मतलब ये हमारा 0.2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ा सकता है। तो इस तरह से इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सिर्फ एक मानसून भी एक फैक्टर है जो कि, लेकिन हम मानसून के ऊपर इसलिए ज्यादा एम्फेसिस डालते हैं क्योंकि इससे हमारा कंट्री जो है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है,
हमारा 51% एरिया इरिगेटेड एरिया है, जिसके ऊपर हमारा प्रोडक्शन और फूड सिक्योरिटी डिपेंडेंट है, लोगों का लाइवलीहुड डिपेंडेंट है। पर यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स जो होते हैं वो इसमें काम कर रहे हैं, और अल्टीमेटली हमें उन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इफ यू विल सी कि ठीक है, अगर हमारा मानसून भी, तो अब हमें मोर एम्फेसिस देना चाहिए एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन वाले दिशाओं पर, कि अगर हम मान भी लेंगे हमारा मानसून नॉर्मल से डेविएट होगा, इट विल बी बिलो नॉर्मल, तो अब हमारे को उसके लिए तैयारी करनी होगी। जैसे आईएमडी ने तो अपना कंट्रीब्यूशन कर ही दिया, इन्होंने अर्ली फोरकास्टिंग देके हमें थोड़ी स्टेबिलिटी दे दी, लेकिन अभी हमें इस तरह के बहुत ज्यादा, एक तो कि कितने एल-नीनो इवेंट्स होंगे उनकी फोरकास्टिंग को स्ट्रेंथन करना है, हमें इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान्स बनाने हैं, हमें वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना पड़ेगा, हमें फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक जो है उनकी स्ट्रेंथनिंग, हमारे हेल्थ सिस्टम को, क्योंकि जो मानसून में शिफ्ट आता है, ये मानसून में जो फ्रीक्वेंसी पैटर्न वेरी कर रहे हैं, ये हम लोगों की हेल्थ सिस्टम को भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जो डिजीज काउजिंग पैथोजेंस होते हैं उनकी पॉपुलेशन डायनेमिक्स भी चेंज होती है, और हमारी डिजीज, तो हमें अपने हेल्थ सिस्टम में सर्विलेंस ऑफ डिजीजेस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हमें कई वनरेबल कम्युनिटीज हैं, अब जैसे ये कह रहे हैं कि हमारा जो डेविएशन हो रहा है, तो जहाँ पे ड्राई स्पेल्स होता है वहां पे टेम्परेचर, जो मैक्सिमम टेम्परेचर बहुत हाई होगा, या फिर वहां पे हीट वेव्स, डेज ऑफ हीट वेव्स। उषा जी, इसको मैं समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, बात चाहे मौसम की करें, मानसून की करें, तो उसका असर कहीं ना कहीं हमारा जो कृषि तंत्र है उसको प्रभावित करता है, उस पर असर डालता है। अगर अच्छी बारिश होती है, किसान को फायदा होता है, अच्छा उत्पादन होता है, देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। लेकिन अगर मानसून अच्छा नहीं होता तो उसका नुकसान भी किसान को होता है, उसका असर उत्पादन पर पड़ता है, और इस सब का असर देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ा है। तो तमाम चीज़ें मानसून से, मौसम से जुड़ी हुई हैं, तमाम पहलू हैं इसके, क्योंकि एक समान मानसून में बाढ़ और सूखा दोनों एक साथ देखने को मिल सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग जो है वो भविष्यवाणी करता है, लेकिन मौसम पर, मानसून पर किसी का बस नहीं है। लेकिन जलवायु परिवर्तन ने तमाम तरह की चुनौती खड़ी की हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए सनसद टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका, और आज हम बात कर रहे हैं मानसून 2023 की। मानसून इस बार कैसा देश में रहेगा? भारत मौसम विभाग की बात करें तो इस बार समान मानसून रहने की संभावना है, और इसका असर कहीं ना कहीं खेती किसानी को भी प्रभावित करेगा। इसलिए ये जरूरी जानना है कि अगर मानसून सामान्य रहता है तो उसके फायदे किसान को क्या मिलेंगे, और अगर मानसून में कहीं उतार चढ़ाव होता है तो जो नुकसान हो सकता है उससे कैसे बचा जा सकता है। डबास साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर बात किसानों की हम करें, खेती की करें, जाहिर सी बात है मानसून का असर सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है तो खेती और किसानी को करता है। क्या देश में या किसानों को इस प्रकार की सूचना देने का कोई तंत्र है कि मौसम की चाल, मानसून कैसा रहने वाला है, इससे उसको अवगत कराया जा सके, और जो मौसम और मानसून की चाल हो उसके अनुसार वो खेती की अपनी तैयारी कर सके? मनोज जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारा जो कृषि तंत्र है, खासकर अनुसंधान तंत्र है, वो बहुत ही स्ट्रांग है, और आज हमारे पास में लगभग 113 के करीब ऐसे संस्थान हैं जो कृषि पे या पशुपालन पे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ में हमारे हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र या एक से भी अधिक कृषि विज्ञान केंद्र स्थित हैं, और साथ साथ में आत्मा के माध्यम से जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो भी अपने काम कर रहे हैं कि किसानों को नई से नई जानकारी दी जाए, और किसानों को बीज पहुंचाने के लिए भी हमारे पास बीज के उत्पादन का भी काफ़ी अच्छा प्रबंध है। इसके साथ साथ में अच्छी गुणवत्ता के बीज भी जा रहे हैं, और साथ साथ में जो किसानों को खासकर बायो फर्टिलाइजर को जो नई तकनीकियाँ हैं उनको पहुँचाने के लिए भी हमारे पास काफ़ी अच्छा तंत्र है, और यह तंत्र हमेशा किसानों के साथ मिलकर काम करता है। और इसके साथ में हमारे साथ जो सहयोग मिलता है वो मिलता है हमारे संचार माध्यमों का, चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे हमारा टीवी चैनल्स हो, चाहे इसके साथ साथ में जितने भी समाचार पत्र हैं, इनके माध्यम से भी किसानों को नई से नई जानकारी दी जाती है, और किसानों को समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ साथ में भारत सरकार और राज्य सरकारें भी काफ़ी जोर देती हैं कि हम ड्रिप इरीगेशन को या स्प्रिंकलर इरीगेशन को बढ़ावा दें, जिससे किसान कम पानी में ज़्यादा पैदावार ले सकें। तो हमारा तंत्र जो है बिल्कुल
मजबूत है और ये पूरी अच्छी तरह काम करने के लिए तैयार है। और किसानों के साथ हमें कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं और साथ साथ में उनके यहाँ पे ट्रायल भी लगाते हैं। और जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र 723 मैंने बताए हैं, इन सभी पे अपना फार्म है, इन अपने फार्मों पे जो नई नई तकनीकियाँ हैं वो भी प्रदर्शित की जाती हैं, जिससे कि किसान भाई अपने ही ज़िले में जाके देख सके। और ये जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इनका उद्देश्य अपने ज़िले के लिए है कि अपने ज़िले के जो कृषि है उसको किस तरह से बढ़ावा दें, किसानों को कौन कौन सी ट्रेनिंग दें, किसानों को किस तरह से अच्छा बीज मुहैया कराएं, किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे करें। और इसी तरह से हमारे पास लगभग 60 से अधिक कृषि विश्वविद्यालय हैं जो कि देश के विभिन्न हिस्सों में और कुछ राज्यों में 4 से भी अधिक कृषि विश्वविद्यालय केवल एक ही राज्य में है। तो ये सभी भी किसानों की मदद के लिए कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। और जो आज की भविष्यवाणी आ रही है, जो सामान्य मौसम की भविष्यवाणी हो रही है, ये हमारे मनोबल को बढ़ाती है और ये दर्शाती है कि हमारा जो उत्पादन है खरीफ मौसम का वो और भी अधिक बढ़ने की संभावना है, क्योंकि तकनीकी का जो इसमें वो लगेगा तड़का तो वो इसको और अच्छा बढ़ावा देगा। क्योंकि हमारे पास आज ऐसी किस्में हैं जो हमारी देसी बासमती किस्में तो 160 दिन में पककर तैयार होती थी, आज पूसा संस्थान ने कुछ ऐसी बासमती की किस्में तैयार की हैं जो 120 से लेकर 140 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। तो जितना उनका ड्यूरेशन कम हुआ उतना पानी की बचत होगी। इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट सीडिंग, अगर हम सीधी बुआई करते हैं उससे भी 30% पानी बचता है। SRI की तकनीक को अपनाते हैं उससे पानी बचता है एक तो, और पानी बचने के साथ साथ में किसान को उत्पादन अधिक मिलता है और किसान को ज़्यादा काम मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास दलहन और तिलहन जो ऐसी प्रमुख फसलें हैं जो सूखे के एरिया में या कम पानी की स्थिति में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। इसके साथ में जो हमारे मोटे अन्न हैं वो भी कम पानी में अच्छा उत्पादन देते हैं। और इस साल हम मोटे अंतर्राष्ट्रीय मोटा अन्न या श्री अन्न वर्ष मना रहे हैं, तो ये भी हमारे एक एडिड एडवांटेज है। और किसानों को हर किस्म की सहायता हम लोग तकनीकी सूचना किसान कॉल सेंटर के माध्यम से भी दी जाती है, जो कि भारत सरकार की तरफ से सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम करता है। और बीच में भी अगर किसान भाई कॉल करते हैं तो उनका क्वेश्चन नोट किया जाता है, साथ साथ में उनको जवाब भी दिया जाता है। और यह जवाब उनको अपनी भाषा में दिया जाता है, जिससे कि किसानों को संगठित और तैयार होने में या इस किस्म की स्थिति को फेस करने में उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि तकनीकी तौर पर हम काफ़ी सक्षम हैं और हमारा उत्पादन बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। और किसान की उत्पादन लागत भी कम हो, इस तरफ भी हमारे जो प्रयास हैं वो काफ़ी अथक प्रयास हैं। जी संतोष जी, अगर बात जलवायु परिवर्तन की जाए तो मार्च के महीने में और फरवरी के महीने में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। इस बार फरवरी में ही ऐसा लगा जैसे गर्मी आ गई और तापमान एकदम बढ़ गया। इस बदलाव को कैसे देखते हैं? हालांकि मौसम का, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि मौसम की जो चाल होती है वो अपने हिसाब से चलता है, मौसम उस पर बस नहीं होता है। भविष्यवाणी की जा सकती है मौसम के पूर्व अनुमान लगाते हुए, लेकिन उस पर बस किसी का नहीं होता। फरवरी में गर्मी लग रही थी, लेकिन अभी मध्य अप्रैल गुजर चुका है, मौसम अभी भी सुबह शाम का ठंडा है। आप कैसे देखते हैं इस बदलाव को? क्योंकि अधिक बारिश हो जाना, कम बारिश हो जाना, कहीं ये भी सब देखने को मिलता है। जो क्लाइमेट चेंज वजह से जो प्रीवियस स्पीकर बोला है वो बहुत सारा सेवरल रीजंस है। जो सीजनल शिफ्ट भी एक है और अनएक्सपेक्टेड वेदर पैटर्न भी एक है। मतलब सीज़न तो शिफ्ट हो रहे हैं, जो मानसून का आनसेट सही टाइम पे होना वाला है वो लेट हो रहे हैं, और डिमेज भी सही टाइम पे होना वाला है, अक्टूबर सेकेंड वीक तार्तिक वक्त एक्सटेंड हो रहे हैं। जो मानसून का पहले प्री मानसून सीज़न और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी पैटर्न चेंज हो रहे हैं। जनरली हम तो फरवरी पे तो हम बारिश का एक्सपीरियंस करते हैं नॉर्थन प्लेन्स पे, दो दिल्ली और हरियाणा ये रीजन पे, बट इस बार तो नहीं हुआ। बट अचानक तो टेम्परेचर बढ़ गया मार्च पे और फरवरी पे, नॉर्मल से ज़्यादा हुआ जी। बट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस बार तो काफ़ी लेट हुआ था। मतलब एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, बट ये रिलेशन जो ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि एक क्लाइमेट चेंज वजह से हो रहे। बट इसके लिए तो बहुत सारा स्टडीज़ करना पड़ेगा। बट सीजनल शिफ्ट तो हो रहे। जो सीजनल शिफ्ट तो आपको जो जनरली हम तो मार्च एंडिंग पे टेम्परेचर ज़्यादा देखते हैं, बट इस बार तो फरवरी एंडिंग और मार्च फर्स्ट वीक से हमको टेम्परेचर बढ़ गया। जो आपका गर्मी का सीज़न ये दिल्ली नॉर्थन प्लेस पे तो जून और जुलाई एंडिंग तक रहते हैं, वो भी शिफ्ट चेंज हो गया। अगर आप सदर्न प्लेन्स पे लेते तो दक्षिण भारत पे देख लेते तो समर का आपका मार्च से शुरू होते हैं, मई और जून पे भी ज़्यादा हीट वेव आप एक्सपीरियंस करते हैं। इसका पैटर्न भी चेंज होगा। आपका हार्ड डेज भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं पिछले 10 साल, पिछले 20 साल में।
जो मतलब इसका क्लाइमेट चेंज का वजह से सीजनल का शिफ्ट हो रहे हैं, बट हर चीज़ को तो हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नहीं कर सकते। इसके लिए तो बहुत सारा पैरामीटर्स है और क्लाइमेट एट्रीब्यूशन भी है, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी भी है। जी बिल्कुल महापात्रा जी, एक बड़ा बदलाव देश में देखने को मिल रहा है कि किसी दिन अचानक बहुत अधिक बारिश हो जाती है, जिसकी मतलब उम्मीद नहीं की जाती है, उससे अधिक बारिश हो जाती है और जो व्यवस्था होती है उस पर भी उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। बेमौसम बारिश का असर खेती किसानी को भी प्रभावित करता है। हाल ही में मार्च के महीने में देखने को आया कि बेमौसम बारिश ने, ओलावृष्टि ने फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये जो बदलाव है, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं, क्या कारण है इसका? आप मुझे पूछ रहे हैं? जी महापात्रा जी। थैंक यू मनोज जी। मैं थोड़ा इसका रिप्लाई देने से पहले डबल साहब ने जो बताया था ना, मैं इसको थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि कृषक भाइयों को पूर्वानुमान और एडवाइजरी पहुंचाने के लिए देश में भारत मौसम विज्ञान विभाग और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मिलकर एडवाइजरी इशू करते हैं। इसके साथ साथ जो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो सभी को लेकर एक थिंक टैंक जैसे हर ट्यूसडे और फ्राइडे को एक डिसीजन लेते हैं। जब भारत मौसम विज्ञान विभाग से पूर्वानुमान जारी होता है तो पूर्वानुमान का असर क्या हो सकता है कृषि के ऊपर, स्टैंडिंग क्रॉप के ऊपर, और क्या एक्शन लेना चाहिए कृषक भाई, इसके ऊपर एक विस्तृत विवरण तैयार होता है और इसको लोगों के पास पहुंचाने के लिए केवीके का यूज होता है। और जो केवीके में साइंटिस्ट है और इसके साथ साथ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट भी वहाँ अपॉइंटमेंट किए गए हैं और 200 जगह में डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट्रोलॉजिकल यूनिट भी एस्टेब्लिश हो गया इसके साथ साथ केवीके। तो इसमें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये जानकारी देते हैं और ब्लॉक लेवल में भी वेदर फोरकास्ट इशू होता है। और जब कोई एक दिन में कोई सीवियर वेदर होने का आशंका दिखाई देता है तब तो सीवियर वेदर वार्निंग भी इशू होता है। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म के जरिए बहुत सारे सुविधा देखने को मिला है। जैसे कोई बीपीएल फैमिली आप कंसिडर करिए, एक कृषक भाई जो बीपीएल फैमिली को बिलोंग करता है और जिसके पास कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, वो दिखाया गया कि वो जब ऐसे एग्रो मेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी का इस्तेमाल करते हैं तब उनको 12,000 रुपए का फायदा होता है और यूज नहीं करते हैं तो नुकसान हो जाता है। और आप जैसे अभी प्रश्न कर रहे थे, यस, ये एक फाइंडिंग है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ हेवी रेनफॉल या एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल बढ़ रहा है और रेनफॉल का वेरिएबिलिटी सीजन के अंदर ज़्यादा हो रहा है। इसको देखते हुए हमारा जो सतर्क सूचना है, इसको हम एक सीमलेस ढंग से डेवलप किए हैं। पहले तो हम, जैसे आपने देखा कि सीजनल फोरकास्ट आज इशू किए हैं, इसको फॉलो करते हुए हम मंथली फोरकास्ट देते हैं। हर महीना टेम्परेचर की फोरकास्ट के साथ साथ रेनफॉल की फोरकास्ट भी किया जा रहे हैं। और जब एक महीने में फोरकास्ट हम दे देते हैं, इसको फॉलो करते हुए फिर हर थर्सडे को हम लोग इशू करते हैं एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट, दैट इज 4 महीने के लिए, 4 हफ्ते के लिए फोरकास्ट। इसमें हम रेनफॉल, टेम्परेचर, हॉट स्पेल, कोल्ड स्पेल और वेट स्पेल, ड्राई स्पेल का पूर्वानुमान देते हैं। और फिर इसको फॉलो करते हुए हर दिन 2 बार हम इशू करते हैं बुलेटिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कि क्या हो सकता है वेदर नेक्स्ट 5 डेज और 7 डेज। फिर जब दिन आ जाते हैं जिस दिन सीवियर वेदर हो रहा है, उस दिन हर 3 घंटे हम लोग सतर्क सूचना जारी करते हैं जिसको वेरी शॉर्ट रेंज फोरकास्ट नाम कास्ट करते हैं। तो ये जो क्लाइमेट चेंज का जो थ्रेट है सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर नहीं है, अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर भी इसका थ्रेट है। स्टडी दिखाता है कि इफ हम लोग कोई कदम नहीं उठाएंगे अर्ली वार्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, तब जो उसका प्रेडिक्टेबिलिटी 3 दिन है, 3 दिन पहले फॉर एग्जांपल कोई एक हेवी रेनफॉल का प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से आप 3 दिन पहले नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 1.5 दिन पहले आप कर पाएंगे। मगर आप जानकर खुश होंगे कि हमारा जो अर्ली वार्निंग है हेवी रेनफॉल का, ये इम्प्रूव हुआ है, लगभग 60% से बढ़ के अभी 78% पहुंचा है 2022 में, क्योंकि 5 साल पहले 60% था। सो इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज की थ्रेट के बावजूद भारत मौसम विज्ञान विभाग का जो सतर्क सूचना है इसमें सुधार आए हैं। अगर हमारा ये जो कोशिश है, जो सतर्क सूचना को सुधार करने के लिए हम ऑब्जर्वेशनल सिस्टम्स, मॉडलिंग सिस्टम्स को इम्प्रूव किए हैं, ये जारी रहेगा। और फिर आने वाले दिन में जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का बढ़ने का
प्रोजेक्शन दिया जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसको देखते हुए हम अच्छे कदम उठाएंगे जैसे हमारा प्रेडिक्शन सिस्टम फिर और इम्प्रूव हो और अर्ली वार्निंग लोगों के पास पहुंचे। स्पेशली जो कृषक भाई हो कि फिशरमैन हो, जी। सभी के लिए, क्योंकि ओशन में भी जैसे मैडम बोल रहे थे, ओशन में भी एक्सट्रीम वेदर बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए जो लाइवलीहुड है, फॉर एग्जाम्पल फिशरमैन का, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो फिश भी जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग वो कोल्ड वाटर में रहना चाहते हैं। सो फिश अभी कोस्टल वाटर में नहीं मिल रहा है, डीप वाटर में फिश मिलता है, इसलिए फिशरमैन को अंदर जाना पड़ता है। इसको देखते हुए हमको डीप ओशन का भी प्रोग्राम हम कर रहे हैं, और डीप ओशन में जब फिशरमैन चले जाते हैं उनको पहुंचाने के लिए हम सैटेलाइट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जैसे नाविक सिस्टम हो कि गगन मैसेजिंग सिस्टम हो, जिसकी वजह से फिशरमैन पास हमारा समाचार पहुंच सके। सो ऐसे बहुत सारे एडाप्टेशन मिटिगेशन मेजर्स भी लिया जा रहे हैं दूसरे नेशनल एक्शन प्लान के जरिए में, और अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी हम लोग अपडेट कर रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को मिटाने के लिए। जी। उषा जी, अगर बात मौसम की जाए तो बात चाहे गर्मी की हो या मानसून की हो या सर्दियों की हो, कहीं ना कहीं उसका असर खेती पे पड़ता है। आप इस बदलाव को कैसे देखती हैं? क्योंकि पिछले साल अगर मैं गर्मी की बात करूं तो उसके चलते गेहूं की खेती को खासा नुकसान हुआ था। आप कैसे देखती हैं इस बदलाव को? क्योंकि जो बात मैं अत्यधिक बारिश की कर रहा हूं तो अत्यधिक गर्मी भी देखने को मिलती है। देखिए, ये जो बदलाव है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हमारा जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है सर्दियों की फसलों पे और गर्मियों की फसलों दोनों पे ही हमें देखने के लिए। लेकिन जैसे डबास जी ने पहले ही बताया कि हम ऐसी वैरायटीज डेवलप करी हैं आईआरआई ने जो इनके इम्पैक्ट को कम करने में हमें मदद करी, मतलब किसानों के ऊपर इन जो हम ये परिवर्तन देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट कम हो। लेकिन फिर भी जैसे अभी हमें ये ध्यान में रखना है कि ठीक है, हमने वैरायटीज तो दे दी, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो वाटर एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन को हमारा गवर्न करता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो रेनफेड एग्रीकल्चर है वो 51% है, रेस्ट ऑफ हमारा क्या है, इरिगेटेड एग्रीकल्चर है। तो इरिगेशन, जहाँ इरिगेटेड एग्रीकल्चर है वहां पे भी हम ग्राउंड वाटर को यूज करके एज ए रिसोर्स तब हम उस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कवर करते हैं। तो अगर हमारा क्लाइमेट चेंज के कारण अगर हमारा प्रेसिपिटेशन पैटर्न ऑल्टर हो रहा है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो रेनफेड एरिया का एग्रीकल्चर है वो अफेक्टेड होगा, जहां इरिगेशन की फैसिलिटी है उस एरिया में भी हमारे अगर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की रिचार्जिंग नहीं होगी तो हमें इनफ ग्राउंड वाटर अवेलेबल ही नहीं होगा कि हम उनको कोर्स जो क्रॉप्स हैं जिनकी ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारी पैडी की क्रॉप है, हमारी गन्ने की फसल है, हमारी जूट की फसल है, जिनको हमें ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो हम उनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करेंगे, भले ही वो हमारी वैरायटी शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म उनको बना के उनकी एवरेज वाटर रिक्वायरमेंट तो कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको क्रिटिकल जो उनकी ग्रोथ स्टेजेस पे उन वाटर की जरूरत है। तो अगर वो उस तरह से हमारे अगर मानसून के थ्रू अगर उनको प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा है जहाँ पे रेनफेड है, या फिर हम ग्राउंड वाटर से जहाँ पे इरिगेटेड एरिया वो वाटर सप्लाई नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी। तो दूसरी बात, एक और बात है कि इसके अलावा जो फार्मर्स की हेल्थ है, ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो क्लाइमेटिक एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें कि हम लोग हीट वेव्स वाले डेज कहते हैं या मैक्सिमम नाइट टेम्परेचर डेज कहते हैं या मैक्सिमम कोल्ड डेज कहते हैं, ये सारे इवेंट्स की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो इन इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी से जो हमारा फार्मर है उसकी एफिशिएंसी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है कि वो किस एफिशिएंसी से फार्मर अपने जो खेतों हैं उसके ऊपर काम कर सकता है, उसकी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज की ये एक साइकिल ऑफ इवेंट्स है जो एक इवेंट से ट्रिगर होकर मल्टीपल इम्पैक्ट्स करती है। तो हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं है कि हमने वैरायटीज लिए, हमने कहा कि हमें होलिस्टिक प्रिपेयरनेस करनी है कि हमें अपने फोरकास्टिंग सिस्टम को, जैसे सर ने महापात्रा सर ने भी बताया कि हमने फोरकास्टिंग सिस्टम के थ्रू तो उनको हेल्प आउट कर ही रहे हैं, एडवाइजरीज उनको दी जा रही है जिससे कि वो उसके इम्पैक्ट से कम हो, लेकिन उसके साथ साथ ही हमें उनको वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज के बारे में भी बताना है कि इस तरह से आप अपने ग्राउंड वाटर को कंजर्व कर सकते हो। हमें उनको हेल्थ रिलेटेड इम्पैक्ट के बारे में भी बताना है, अपनी हेल्थ एंड डिजीज सर्विलेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। तो इस तरह से हमें मल्टीपल जो ये प्रिपेयर्डनेस है कि हमें क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से अगर अपने सोसाइटी को बचाना है तो हमें एक रेजिलियंस डेवलप करने के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जी।
बिल्कुल डबाज साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि बात हम जब मौसम और मानसून की कर रहे हैं, उसके बदलते हुए चक्र की कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की कर रहे हैं, जाहिर सी बात है किसानों का जो परंपरागत तरीका रहा है खेती किसानी का, क्या वो समय आ चुका है या उस दिशा में क्या काम हो रहा है कि परंपरागत मौसम के हिसाब से, मानसून के हिसाब से जो खेती करने का एक तरीका होता था परंपरागत ढंग से, क्या उसका अध्ययन करने की जरूरत है नए सिरे से? मनोज जी, हम उसका अध्ययन करने के साथ साथ में जो भी क्लाइमेट रेजिलेंट टेक्नोलॉजीज हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, जिसके कि किसान को कम से कम नुकसान हो। हम उसको इंसुलेट नहीं कर सकते, लेकिन नुकसान को कम कर सकते हैं। और ये बिल्कुल महापात्रा साहब ने ठीक बताया कि हमारे जितने भी संस्थान है, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वो मौसम विभाग से जुड़े हुए हैं। हमारे पास मंगलवार को और शुक्रवार को अगले 5 दिन की एडवाइजरी आती है, जिसके बेस पर हमारे एक्सपर्ट बैठते हैं और ये देखते हैं कि इन 5 दिनों में जो मौसम रहने वाला है उसमें किसानों को क्या करना चाहिए जिससे उसको नुकसान कम हो, फ़ायदा ज़्यादा हो और उसको ज़्यादा लाभ मिले। और इसको हमने जो स्टडी किया है वो बिल्कुल हमने पाया है कि जो किसान भाई इन एडवाइजरी को फॉलो करते हैं उनको पैसे का भी लाभ होता है, उनका उत्पादन भी बढ़ता है, उनकी जो रिस्क है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो ये पूरा उसका लाभ हमें मिल रहा है। इसके साथ साथ में जो मैंने वैरायटी की बात की, वैरायटी तो एक एस्पेक्ट था। इसके अलावा जैसे हमने उसकी मेड़बंदी करनी है जिससे पानी कम से कम जाए, खेत में ज़्यादा पानी अंदर जाए। इसके साथ में जो टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने अभी आपको कहा था डायरेक्ट सीडिंग राइस का पर्पज़ ये है कि हमें खेत में पानी खड़ा नहीं रखना, बल्कि समय समय पे पानी देना है जिससे कि कम पानी में हम ज़्यादा पैदावार ले सके। इसी तरह जो मैंने SRI की बात की थी उसका भी हमारा उद्देश्य यही था कि कम पानी में हम ज़्यादा उत्पादन कैसे लें और 30% पानी के साथ साथ में बचत भी करते हुए उत्पादन कैसे लें, वो भी हमारी वही बात थी। इसके साथ साथ में हम किसानों को समय पे सलाह देते हैं, अगर वो वीड मैनेजमेंट कर लेंगे, क्योंकि जितने भी खरपतवार हैं ये भी पानी का भी नुकसान करते हैं, साथ साथ में हमारी फसलों से जो पोषक तत्व हैं उनको भी चोरी करते हैं, और उसको भी हम मैनेज करते हैं, तो उससे पानी का भी संरक्षण रहेगा साथ साथ में, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट है इनका भी मैनेजमेंट होगा और पानी के भी संरक्षण रहेगा, तो फसल को ज़्यादा लाभ मिलेगा। वो भी हमने बात की थी। और इसके साथ साथ में हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं कि वो बायो फर्टिलाइजर अडॉप्ट करें, क्योंकि जितने भी जीवाणु खाद हैं इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो पौधों को न्यूट्रिएंट मिल गए, दूसरा जो पानी उसकी भी बचत होती है। और ये हम जितने भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अप्रोच अडॉप्ट करते हैं तो उसमें हमारा यही पर्पज़ होता है कि हम जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं इसका कैसे सदुपयोग करें जिससे कि किसानों को ज़्यादा लाभ मिले, तो वो हम इसमें पूरा ध्यान दे रहे हैं। और जितने भी हमारे कृषि के संस्थान हैं वो सभी किसानों के साथ मिलकर उनको ट्रेनिंग भी देते हैं समय समय पे, और हम उनको जितनी भी एडवाइजरी हैं हर मंगलवार को, हम बहुत से जो हमारे किसान भाई हमारे डायरेक्ट संपर्क में हैं उनको मंगलवार को और शुक्रवार को मौसम से रिलेटेड एडवाइजरी जाती है। और ये एडवाइजरी देने में हमारा मौसम विभाग से काफ़ी बड़ा सहयोग मिलता है और इसकी वजह से किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है। और जितनी भी किस्में विकसित हो रही हैं, जो दूसरी तकनीकें विकसित हो रही हैं, उनमें इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखा जाता है कि हमारी वो किस्म ऐसी होनी चाहिए जो हमारी बदलते मौसम में उसके ऊपर कम से कम नुकसान हो। अगर ज़्यादा बारिश होती है गिरे ना, किसानों को उसको कम से कम नुकसान हो बल्कि लाभ ज़्यादा हो। और इसके साथ जो हमारी किस्मों का ड्यूरेशन है उसको भी हम इस तरह एडजस्ट करना चाहते हैं कि एक किसान जो है एक खेत में 3 से 4 फसल तक भी ले पाए तो उसको कोई दिक्कत ना आए। और यही कारण है कि हम शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी जो है इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसके किसान को हम कह सकें कि अगर मौसम की कोई भी ऐसी कंडीशन आती है तो उसमें भी वो कुछ न कुछ उत्पादन ले सके। और जब भी ऐसी कोई घटना घटती है तो हमारे संस्थान की तरफ से भी और जितने दूसरे हमारे कृषि अनुसंधान परिषद है उसकी तरफ से भी हम लोग सभी संचार माध्यमों के माध्यम से और जितने भी हमारे कृषि विभाग है इनके माध्यम से किसानों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनको किसान कॉल सेंटर के माध्यम से भी समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और इसी में हम लोग लगे हुए हैं। जी बिल्कुल डबाज साहब, और केंद्र सरकार ने भी तमाम योजनाएं किसानों के लिए, अच्छी खेती के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए चालू की हुई हैं, चल रही हैं। वो भी उसके लिए भी सरकार राहत तमाम तरह की योजनाएं कल्याणकारी चला रही है किसानों के लिए। बहरहाल जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है उसने एक अच्छी खबर दी है कि मानसून 2023 समान रहने की उम्मीद है और ये खबर खेती किसानी के लिए अच्छी है। आप चारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।